सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। उत्तराखंड लाइव में पहले बात करते हैं कैबिनेट मीटिंग की। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें से पर्यटन नीति 2023 की प्रख्यापिता, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन और उत्तर प्रदेश निजी अधिनियम में सजा का प्रावधान हटाकर वित्तीय दंड बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन नीति 2018 में संशोधन, पीएमजीएसवाई के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विकास विभाग के लिए जाने को भी हरी झंडी मिली है। अन्य निर्णयों की अगर बात की जाए तो कर्मचारी मृत सेवा आश्रित नियमावली में विधान पुत्र वधू को भी जोड़ा गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आयोजित ड्रोन शो की उत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय संवाददाता अरुण मैठाणी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है? कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव आए हैं जिन पर स्वीकृति मिल चुकी है। हेलो, अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे। अरुण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही? बिल्कुल अरुण, देखिए कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, सारी योजनाएं हैं जिन्हें जोड़ा गया है, चाहे वो योग महोत्सव के दौरान ड्रोन शो को स्वीकृति मिली हो, चाहे वो और कोई योजना हो, पर्यटन नीति 2023 और वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन हो। बहुत सारी ऐसे कह सकते हैं कि योजनाएं हैं जिन्हें आज अनुमति मिल गई है। कैबिनेट में और क्या रहा, आपसे जानना चाहेंगे। बता दूं कि आज जो कैबिनेट की बैठक यहां पर हुई है, उसमें सात जो मामले पर मोहर लगी है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण हुआ है कैबिनेट में जो पर्यटन नीति है उस पर मोहर लगी है। जो वन है उसमें संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में जो सजा का प्रावधान था उसे हटा करके अब वित्तीय जो दंड बढ़ाया गया है। 2018 में जो पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में जो संशोधन है वो हुआ है और खास बात यह रही कि पीएमजीएसवाई के जो 38 कनिष्ठ अभियंताओं को में लिया गया है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में हुए ड्रोन शो को कार्योत्तर स्वीकृति मिली है। कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में भी संशोधन हुआ है, जिसमें विधवा पुत्र वधू को भी मृतक आश्रित में शामिल किया गया है। जी, ये महत्वपूर्ण पर चर्चा हुई है और ये इन मामलों में जो कैबिनेट में मोहर लगी है। जी बिल्कुल अरुण, देखिए जो तमाम फैसले लिए गए कैबिनेट की मीटिंग में, कह सकते जनता के हित में है। जनता कितनी ज्यादा प्रसन्न है, खुश है? कोई उनका रिएक्शन अब तक सामने आ पाया हो? क्योंकि जो तमाम योजनाएं हैं वो सारी जनता के हित में लग रही हैं। जी, मैं अभी कुछ लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी वार्ता कराऊंगा, लेकिन जो 13 तारीख से जो बजट प्रस्तावित था उस बजट के पहले और दूसरे दिन तो काफी हंगामा हुआ, लेकिन तीसरे दिन जो पेश हुआ है बजट जो है पेश, जब बजट हुआ था उस समय वित्त मंत्री ने कुमाऊनी भाषा में उसको शुरू किया था और जब बजट पेश हुआ और उसके बाद उन्होंने गढ़वाली भाषा में उसका समापन किया, जिसके बाद सभी ने उनको मिठाई खिलाई और चल रही तीखे प्रहार विपक्ष से हो रहे हैं। लेकिन आज जो चर्चा है वो मान है। पहले 58 में तमाम विधायकों ने जो चर्चा में भाग लिया उसमें सरकार के मंत्री और सभी आज पूरी तैयारी में लगे। इसके अलावा अभी जो बजट पे चर्चा है वो चर्चा जारी है और अभी यहाँ पर जो मौसम है, खास बात यह है कि जो सदन के अंदर है वहाँ राजनीति पूरी तरह गर्म है और जो ये सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर अभी आपके तो यहाँ पर
बहुत ठंडा है और यहाँ के मौसम के हिसाब से ये कहा जाए कि यहाँ पर थोड़ी देर भी अगर मतलब इस हवा में रहना हो तो ये बड़ी कठिन अवस्था है। मैं अपने मंजुल से कहूंगा कि इसके आसपास जो अभी मौसम है उस मौसम को दिखाएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर किस तरह का, जैसे राजनीति में पल पल रंग बदलता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सुबह से लेकर और शाम तक मौसम का कोई भी अनुमान लगाना बहुत सटीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में दोस्ती और कब दुश्मनी हो जाए, इसी प्रकार यहाँ के मौसम की कठिनाई भी है। और लगातार यहाँ पर जो मौसम है वो मौसम लगातार कभी बन रहा है कभी बिगड़ रहा है। सुबह धूप खिली थी, बहुत अच्छा मौसम था और अभी मौसम बदल रहा है जी। बिल्कुल, देखिए मौसम भी बदल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में जैसे तैसे बदलाव होते हैं, वैसे उत्तराखंड का फिलहाल यह मौसम हम गैरसैंण में देख पा रहे हैं। जो नीति है पर्यटन नीति 2023, इसमें कुछ संशोधन यहाँ पर किए गए, वो संशोधन हम आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे। अरुण, यहाँ आ जाओ, तुम भी चले जाओ, चलो आप सवाल दोहराएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए अरे कुछ यहाँ आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ। पर्यटन नीति 2023 जिसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, अगर वो आप हमें बता पाए विस्तार से कि कुछ संशोधन इसमें हुए हैं। जी आपको बता दूं कि इस बार जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार मशक्कत की है और जगह जगह जो इंतजामात होंगे पिछले वर्षों की अपेक्षा, वो आधारभूत जो ढांचागत व्यवस्थाएं हैं वो भी होंगी। तो दौरान जो यात्रियों की सुविधा, क्योंकि हर साल प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे के बाद अब देश में लगातार देश विदेश से लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ पहुंच रहे हैं, इसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंच रहे हैं। तो सरकार ने इस बार निर्णय लिया है, पर्यटन नीति है उसमें जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, पर्यटन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले, पर्यटन के माध्यम से जो पलायन है उस पलायन पर यहाँ पर अंकुश लगे। ये सब तमाम जो हुए हैं वो पर्यटन नीति में वो लोग उससे सराहनीय बता रहे हैं जी। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जैसे रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई थी चारधाम की, चाहे की बात कर ले, वहां पर देखा कि जो श्रद्धालु पहुंचे थे वो लाखों की संख्या में पहुंचे थे और बहुत एक अच्छी और सुविधाओं के साथ वो यहाँ हुई थी। तो इस बार क्या तैयारियां हम देख पाएंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही बताया जा रहा है कि चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएंगी, उससे रिलेटेड अगर कैबिनेट में कोई फैसला लिया गया हो? मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा यहाँ की जो व्यवसाय की रीढ़ है और उत्तराखंड में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पर्यटन तीर्थाटन और पर्यटन के लिए आते हैं और लगभग इस वर्ष जो यात्रा है वो 50 लाख से पर मानी जा रही है कि 50 लाख से ज्यादा यात्री यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे में पिछले ही जब कपाट खुलने की तिथि तय हुई थी उस से ही जो के लिए पंजीकरण है वो होने हो गए हैं और हजारों लोगों ने पंजीकरण कर लिया है। सरकार पिछली बार से सुविधाएं इस बार यात्रा के लिए देने वाली है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कठिनाई ना हो और सुगमता से भगवान नारायण के दर्शन करने के साथ साथ जो हमारे और पर्यटन के वहां भी लोग जाएं। और खास तौर से जो पर्यटन सर्किट है उस पर्यटन सर्किट चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार ये तो है ही हैं, इसके अलावा जो और भी 41 मंदिर जो समूह हैं बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन वहां भी लोग जाएं। इसके अलावा जो गांव में होम स्टे हैं उसके आसपास जो वहां के स्थानीय देवियां हैं जो बहुत प्रभावित, वहां तक भी लोग पहुंचे। इसके लिए सरकार ने ठोस नीति बनाने की जो योजना है उस पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ कैबिनेट के फैसले में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इससे पिछली बार इस पे चर्चा हुई है जी। ऑपरेशन गाइडलाइन 2018 में भी कुछ संशोधन बताए जा रहे हैं। जी मैं बता दूं कि जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इस पर हम लगातार जो अच्छे से अच्छा हो सकता है उस पर वो कोशिश कर रहे हैं। जो जिस तरह से भी प्रदेश का हित हो उस पर वो पूरी तरह काम करने के लिए सरकार मुस्तैद है जी। बिल्कुल, देखिए आपके आसपास कई लोग खड़े हुए हैं, अगर आप उनसे पूछ पाए कि बजट भी आया है बीते दिन और बजट के बाद जो बैठक हुई है ये उसमें जिन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि जनता के हित में ये तमाम योजनाएं बताई जा रही हैं, जो संशोधन हुए हैं वो भी जनता के हित में बताए जा रहे हैं। अगर आप उनसे पूछ पाए कि वो प्रसन्न है, खुश है, संतुष्ट है?
देख रहा था। जी बिल्कुल, जब से विधानसभा का सत्र यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश की नजर विधानसभा सत्र पर है। और सत्र में जो कल बजट पेश हुआ है और जो जिस तरह के फैसले हुए हैं, उसके बाद जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है उसके लिए लोग यहाँ खड़े हैं। और लोगों को ये अपेक्षा भी है और आशा भी है, क्योंकि मीडिया एक माध्यम होता है लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का और सरकार की पहुंचाने का। पर जो हमारे साथ लोग हैं हम उनसे जानेंगे कि वो इस बजट से और गैर या फिर सरकार ने किस प्रकार का बजट यहाँ पर पेश किया है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ से बताना चाहूंगा कि भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो बजट पेश हुआ है, आप क्या मानते हैं कि बजट किस तरह का बजट है? नहीं, देखिए, जहां तक बजट की बात है, मैं उससे पहले ये कहना ज्यादा उचित समझूंगा कि ये बजट सत्र का संबंध क्या है, मतलब क्या है। सत्र होना चाहिए, ये एक राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, प्रॉपर यहाँ पे सरकार 6 महीने बैठे। लेकिन अभी 18 तारीख तक का ये बजट सत्र है और मुझे लगता है कि अभी कुछ देर में ये सत्र खत्म होने वाला है, क्योंकि गाड़ियां यहां से हो गई हैं। हो रहा है भराड़ीसैंण गैरसैंण में, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, गैरसैंण के लिए, स्थायी राजधानी गैरसैंण के लिए सरकार द्वारा इस बजट में एक भी रुपया न रखना, अपने मंत्रिमंडल बैठक में इसका कोई भी चर्चा न करना, मुझे लगता है ये पिकनिक मनाने यहाँ आए हुए हैं और पिकनिक मना के चले जाएंगे। और करोड़ों रुपए इस पे खर्च हुए हैं, इस शर्त पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। जी जी, आप क्या कहेंगे इस बजट सत्र पर, क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत आशान्वित हूँ और अभी भी उम्मीद बाकी है कि अब हमारे नेतागण, हमारे अभी अंदर सत्र चल रहा है, तो हम आशान्वित हैं कि जो बजट पेश होना था वो पेश हो चुका है, उसमें जो प्रस्ताव होने तो हो गए हैं, लेकिन हम आशान्वित हैं कि गैरसैंण को जिला बनाया जाएगा। हम उम्मीद में हैं, अभी रात को क्या पता कितने बजे तक सत्र चलता है। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें हैं जनता की तमाम, और इन लोकतंत्र का मंदिर उम्मीदों है। पर सरकार की ये जो तमाम नीतियां हैं, ये कितनी खरी उतरी है या जो वो कितना रहा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरुण, ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, ये तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। करें और लाइफ के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। और खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। और खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। 44th India Carpet Expo 15 to 18 March 2023 NSC Exhibit Ground Okhla और Carpet Expo Promotion Council। ब्रेक के बाद आप सभी स्वागत है। भराड़ीसैंण में बजट सत्र के चौथे दिन भोजन अवकाश के दौरान कृषि मंत्री द्वारा पहाड़ी उत्पाद से बना हुआ सह है, जिसमें पत्रकार समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को मंडवे की रोटी, गेहत की दाल, फाड़ू, चौसा, राजमा समेत तमाम पहाड़ी व्यंजन परोसे गए हैं। ये भोजन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया था। इस मौके पर संवाददाता अरुण मैठानी ने कृषि मंत्री गणेश रावत से खास बातचीत भी की। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र के आज यहाँ पहाड़ी उत्पाद से बने हुए अनाज से भोज है और उसमें सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण और पत्रकार मंत्री सभी भोज करेंगे। हमारे साथ कृषि मंत्री हैं जिन्होंने आयोजन किया है, उनसे
आपसे जानते हैं कि क्या उद्देश्य है इसको लेकर। सबसे पहले तो मैं अपने विभाग की ओर से, अपनी ओर से आए हुए सभी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि मेरे अनुरोध पर आप लोग श्री अन्न भोज में आए। 2023 इंटरनेशनल मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हीं के प्रयास से यूनियन के अंदर जब प्रस्ताव रखा तो 76 देशों ने इसका समर्थन किया और आज हमारी सरकार का फोकस मिलेट्स के ऊपर है, श्री अन्न के ऊपर है और हमारे के अंदर श्री अन्न की बहुत संभावनाएं हैं। आज इसके प्रचार प्रसार के लिए मेरे द्वारा एक भोज का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें सभी माननीय विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीगण, सभी सचिव और मीडिया के मित्रों को हमने यहाँ पर बुलाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार हो और लोग श्री अन्न की ओर बढ़े, क्योंकि ये श्री अन्न पौष्टिक दृष्टि से इतना ज़्यादा लाभदायक है। जो लोग श्री अन्न का प्रयोग करते हैं, इसका सेवन करते हैं, कई बीमारियाँ उनसे वैसे ही दूर भाग जाती हैं। तो एक बार मैं आप लोग यहाँ पर आए और मेरे भोज को शुरू। जैसे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जिन्होंने विधानसभा के भीतर और तक की रही उसको लेकर के जो यहाँ पर सभी के लिए सामूहिक भोज किया है, इसके सभी लोग प्रसन्न भी दिख रहे हैं, हमें लाभ मिलेगा। कैमरामैन मंजुल माजला के साथ सहारा समय के लिए अरुण मैठाणी, भराड़ी से। तो उत्तराखंड के बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। एक तरफ सरकार अपने बजट को बेहतरीन और युवाओं, गरीबों और किसानों के लिए हितकारी बता रही है और इसी कड़ी में भराड़ीसैंण में चौथे दिन सदन में जाते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने समावेशी बजट पेश किया है। स्वास्थ्य के लिए सरकार ने तमाम ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे प्रदेश के कमजोर वर्ग को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने स्वास्थ्य, बागवानी, समीक्षा जैसे बिंदुओं पर बजट फोकस किया है ताकि उत्तराखंड पीएम मोदी के सपनों के अनुरूप सशक्त बन सके। इन 6 वर्षों में देखा होगा कि जब भी मेरे विभाग के क्वेश्चन आते हैं तो मैं पूरी तैयारी के साथ उसका जवाब देता हूं। और ये भी बड़ी बात है कि विपक्ष के लोग भी मेरे क्वेश्चन के आंसर से खुश रहते हैं कि भाई मंत्री जी हमको पूरा जवाब देते हैं और काम भी करते हैं। इस बार बजट में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमने बहुत फोकस किया है। इस बार हम क्लस्टर स्कूल की योजना ला रहे हैं, पीएम श्री स्कूल की योजना ला रहे हैं और मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना ला रहे हैं। इस बार आयुष्मान में 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और नए मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। श्रीनगर में कैथ लैब खोल रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज देहरादून में भी कैथ लैब खोल रहे हैं। तो इस बार लगभग 28 से 30% खर्चा कुल बजट का स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च होने जा रहा है, जो कि उत्तराखंड में एक बड़ी बात है। और भराड़ीसैंण सभा का बजट पास होने के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सरकार को विफल बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ नगेन किया है। उन्होंने कहा सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे ये कहा जा सके कि ये बजट जनता के लिए है। बजट सत्र जो था उस बजट पास हुआ है और बजट को लेकर के सरकार तमाम जो तारीफ कर रही है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बजट है, तो इस पर नेता प्रतिपक्ष का क्या कहना है वो जानते हैं। क्या किस तरह का बजट आप मान रहे हैं सरकार में? देखिए, कोई रोड मैप नहीं, कोई मजबूत करने में कोई कदम नहीं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कोई ठोस कार्य योजना नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार कर्ज में डूबी सरकार, उधारी की सरकार। 2017 में 35,000 करोड़ रुपया उधारी था। अब कर्ज बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इस सरकार से क्या उम्मीद करें? कोई रोड मैप नहीं, कोई विजन नहीं, कोई बुनियादी ढांचे को विकसित दिशा में कोई कदम नहीं।
नारे और शब्दों की बाजीगरी आम जनता, किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार सृजन का कहीं दर्शन ही नहीं हो रहे इस बजट में। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, जिनका कहना है कि सरकार भले ही अपनी पीठ खुद थपथपा रही हो, लेकिन कोई ठोस बुनियादी ये बजट नहीं है जिससे प्रदेश का समग्र विकास हो सके। कैमरामैन मंजुल माजला के साथ अरुण मैठानी, सहारा समय, भराड़ी से। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र और राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाएं हर घर नल, हर घर जल का सबसे बड़ा बताया। माहरा का कहना है कि राज्य में एक भी बड़ी पंपिंग या साइफन सिस्टम से चलने वाली योजना नहीं बन रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल लगा दिए गए हैं, जिसके लिए बिल 200 से ऊपर आ रही है। इस योजना में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि पानी कहां से आएगा। दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के दौर में बंदरबाट होती थी और अब बीजेपी की सरकार काम कर रही है तो कांग्रेस बौखलाहट है। ये जो राज्य में सबसे बड़ा घोटाला सामने अगर कुछ दिनों में आएगा, वो आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हर घर नल, हर घर जल, एक भी योजना या साइफन सिस्टम से चलने वाली योजना इस राज्य में नहीं बन रही है। और हर गांव में, हर विधानसभा में इस तरीके के गांव में नल लगा दिए गए जिनमें जल नहीं है, और 200 से ऊपर के बिल आ रहे हैं जिसका 5 दिन में पानी आ रहा है, क्योंकि पानी उतना ही है लेकिन नल लगा दिए गए हैं हर घर में। लेकिन उन नलों में पानी कैसे आएगा? उसे क्या हमने पंपिंग योजना बनाई है या साइफन सिस्टम से हम जंगलों से पानी उन गांवों तक लेके आए हैं? उसकी कोई रूपरेखा इस पूरे कार्यक्रम में नहीं है। अगर आप अपने जो आपके साथी अन्य शहरों में हैं उनसे जानकारी लेंगे और गांव के लोगों से जानकारी लेंगे तो गांव में आज इन नलों के चक्कर में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि पानी उतना ही है जितना आज से 10 साल पहले था। और लेकिन नल जो है हर गांव में 100 से ज्यादा नल भर गए, स्रोत सूख रहे हैं, लगातार नौले सूख रहे हैं, खुला हुआ पानी आप देखिए, नदियों का जल स्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन घर घर नल लगाए गए हैं क्योंकि ठेकेदारों को फायदा देना था। कार्यकाल में चाहे हम देश की सरकार की बात करें या प्रदेश की सरकार की बात करें, हमेशा बंदरबाट करने का उनके द्वारा, उनकी सरकारों के द्वारा काम किया जा रहा है। उसी के नतीजे सारी जनता दुनिया देख रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल के कई मंत्री अभी बेल पे हैं, कई लोग जेल में हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या हमारे प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, एक पारदर्शी सरकार चल रही है। किसी भी प्रकार का किसी भी विभाग में या किसी प्रकार से कोई अगर अनियमितताएं सामने आई हैं, उसके खिलाफ सख्त सख्त हमारी सरकारों ने कार्रवाई की है। और अब रुक करते हैं देहरादून का, जहां बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का यह कहना था कि कांग्रेस के विधायकों ने प्रदेश की पहली महिला स्पीकर सदन में अपमान, सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। वैसे भी कांग्रेस इस सदन नहीं चलाने देना चाहते। जिस तरह का आचरण कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर किया है, उससे यह साफ है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस देख रही है कि देश और राज्य में भारतीय जनता पार्टी परचम पर है, इसलिए उनकी बौखलाहट सदन के अंदर भी सबको देखने को मिली। और जिस तरह से उन्होंने माइक तोड़ने का काम किया, पर्चे जो सदन की कार्रवाई के पर्चे होते हैं उनको फाड़ने का काम किया, और हमारी विधानसभा की भली उत्तराखंड की अध्यक्ष को अपमानित करने का काम किया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि टकराने से सर पे निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया
तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहेगी कि लड़कियों को नौकरी करनी। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। और बात एक बार फिर से बजट की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार के बजट को आंखों में धूल झोंकने वाला बजट करार दिया है। सरकार का बजट 77,000 करोड़ का है और आमदनी सिर्फ 35,000 करोड़ की। ये बजट केंद्र पोषित योजनाओं पर निर्भर है। राज्य की अपनी कोई योजना नहीं है। उत्तराखंड में पैदा होने वाला हर बच्चा कर्जे में है। 2001 से 2017 तक कुल कर्जा 35,000 करोड़ का था। चार धाम यात्रा, जो कि राज्य की आर्थिकी के लिए सिर्फ 10,000 करोड़ का बजट है। सरकार ने कई योजनाओं का बजट घटा दिया है, जो कि चिंता का विषय है। हमारे जो मुख्य काम है चार धाम यात्रा, जिससे रोजगार भी है, प्रदेश का प्रचार प्रसार भी है, उस योजना के लिए केवल 10, उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केवल 10 करोड़ का बजट इस बजट में है, जो बहुत ही कम है। हॉर्टिकल्चर में बजट बढ़ा रखा गया है, लेकिन जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको ट्रेनिंग का कोई उसमें प्रावधान नहीं है। उसके अलावा पर्यटन विभाग को 302 करोड़ का बजट दिया गया है, जो बहुत ही कम है इस राज्य के सापेक्ष। और उसमें जो सुख सुविधाओं को बढ़ाने का, मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने का बजट है, वो केवल 60 करोड़ का है, जो नाकाफी है। और इसमें किसी प्रकार की टैक्सी वालों को, जो पर्यटन के मुख्य धारक होते हैं, या होटलियर्स जिनको कोरोना में बहुत भारी नुकसान हुआ, उनको लिए राहत का कोई भी पैकेज इसमें नहीं रखा गया, जो आपस में जिसकी हम निंदा करते हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में नकल विरोधी कानून लागू होने की खुशी में बीजेपी नगर मंडल ने आभार रैली निकाली है। ये रैली मोहल्ला किला से शुरू होकर मेन बाजार तक होते हुए महाराणा प्रताप चौक जाकर संपन्न हुई है। रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने शिरकत की है, जिस मौके पर गुंजन सुखीजा ने नकल विरोधी कानून लागू करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे सख्त कानून की जरूरत भी थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले दिन 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर हुआ है। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। बोर्ड के निर्देश पर नकल रोकने के परीक्षा केंद्रों पर काफी इंतजाम रहे। इस परीक्षा में खास बात यह है कि 2021 में कोरोना के चलते परीक्षा नहीं हुई थी। ये पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। इंटर के जरूर हैं, कोरोना के कारण इन्होंने हाई स्कूल बोर्ड नहीं दिया था, और जो फेल हुए हैं वो तीसरी बार जरूर दे रहे हैं। बच्चे काफी समझदार हैं, वो पढ़ करके आए हैं, उनके चेहरे में एक खुशी है, और हमें विश्वास है कि वो पूरी ईमानदारी से अच्छा पेपर संपन्न करेंगे। हमने बहुत तैयारी करी है और हमारा फर्स्ट एग्जाम है, और 10th टाइम पे हमने एग्जाम्स दिए नहीं थे। हमारा फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम है, वो भी हिंदी का है। हमारी फेवरेट सब्जेक्ट है, हमारी मातृभाषा है, और हमें बहुत अच्छे से करना है। क्या पेपर है और किस तरह की तैयारी है? आज हमारा हिंदी का एग्जाम है और हम पूरी तैयारी के साथ आ रखे हैं, और आई होप कि हमारा एग्जाम अच्छे से जाए। बढ़िया तैयारी करके आ रखे हैं हम लोग। उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने यात्रा काल में वाहनों के ट्रैकिंग डिवाइस लगाने का विरोध किया है। महासंघ के अध्यक्ष और सुधीर राय ने कहा है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण ने चार धाम की यात्रा में संचालित होने वाली बसों पर जीपीएस लगाने का आदेश दे दिया है, जिसका परिवहन महासंघ विरोध करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि महासंघ में करीब 10,000 बसें संचालित हो रही हैं। ऐसे में यात्रा काल के एन वक्त पर सभी बसों पर जीपीएस लगाना संभव नहीं है। उत्तराखंड सरकार को 6 महीने पहले जीपीएस लगाने का आदेश देना चाहिए था। आज हम 3 मांगों को लेकर जो है उत्तराखंड परिवहन महासंघ के जितने भी प्रतिनिधि है, उनके द्वारा जो है पत्रकार वार्ता को आयोजन किया गया, जिसपे हमारी 3 मांगे मुख्य रूप से है। एक पहली मांग है हमारी, जो सरकार द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अभी एक शर्त लगाई गई है
कि जो है जितनी यात्रा धामों में वाली वाहनें हैं उनमें जो है लोकेशन ट्रेडिंग डिवाइस सिस्टम जो है लागू किया जाएगा और पैनिक बटन लागू किया जाएगा। ये अफरा तफरी का जो एक माहौल पैदा हो जाएगा अगर सरकार इस बात को लागू करती है, क्योंकि अभी अब समय नहीं है हमारे पास और हमारी वाहनें जो है हमने तैयार कर दी है, रंग रोगन करके तैयार कर दी है, फिटनेस करके हमने गाड़ियां अपनी ओके कर दी है। अब अगर ये VLTD से लगाने की बात होती है तो कम से कम 20 से 25 हजार हमारी जो है वाहनें हैं, जिसमें हमारे टेम्पो ट्रेवलर भी है, इनोवा। और बात करते हैं नैनीताल नगर पालिका के वित्तीय संकट की। नैनीताल नगर पालिका की दुकानों का किराया पालिका को वित्तीय संकट से बाहर निकालेगा। 3 वर्ष पूर्व पास हुए बोर्ड प्रस्ताव को अब धरातल पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके तहत शहर की 145 दुकानों की पैमाइश कर दी गई है। नगर पालिका के पास पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद आय जुटाने में नाकाम साबित हो रही है। भवन सफाई कर और पालिका टोल टैक्स से कुछ करोड़ों की होने वाली आमदनी से ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। दरअसल 2020 में हुई बोर्ड की बैठक से दुकानों का किराया बाजार दर से वसूलने का प्रस्ताव पास हुआ था, मगर इसको धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं हो सका। दुकान खोका किराया सर्कल रेट के आधार पर तय करने के लिए दुकानों की पैमाइश शुरू कर दी गई है। दुकानों के नाम जो भी कर और नया किराया निर्धारित किया जाएगा, उससे पालिका की आय बढ़ेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा मार्ग समेत अनेक स्थानों से अतिक्रमण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इसका प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। कई जगहों से अतिक्रमण हटा दिए गए हैं, तो साथ ही साथ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण पर रोक लगाने के साथ ही लगातार निगरानी करने के निर्देश दे दिए हैं। देखिए, जहां से भी अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है हम त्वरित कार्रवाई करते हैं और इस क्रम में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही जो अन्य आंतरिक मार्ग हो, बाजार हो, पार्किंग हो, कहीं भी अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आपको भी कोई अपने आसपास कहीं कोई अतिक्रमण की शिकायत मिलती है तो उसका तत्काल सूचना मुझे या जिला प्रशासन की टीम को भेजें और हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samelive.com पर। सहारा पढ़ा।